हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षारक और लवण। चलिए, तो ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अम्ल और क्षारक की। ठीक है, चलिए एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं अब आगे अपने चैप्टर की तरफ। चलिए, तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले कलर। तो कलर के बारे में अब जो मिनरल एसिड होती हैं, मिनरल एसिड कौन कौन सी होती है, जैसे हमारी HCl होती है, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और भी कुछ एसिड्स होती हैं। जो मिनरल एसिड होती हैं वो क्या होती है, कलरलेस होती है, यानी कि उनका कोई रंग नहीं होता। दूसरी बात, जो हमारी ऑर्गेनिक एसिड होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड। तो ये सारी जो हमारी एसिड्स होती हैं ये ऑर्गेनिक एसिड होती हैं, जो कि व्हाइट कलर के सॉलिड जैसी होती हैं। कैसी होती हैं? व्हाइट कलर सॉलिड होती है। ठीक है, अब बेस की बात करें यानी कि क्षारक की बात करें। Bases are colorless except for the hydroxide of iron and copper. तो जो बेस होते हैं यानी कि क्षारक हमारे होते हैं, क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। कलरलेस यानी कि रंगहीन, उनका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, जैसे हम पानी को बोलते हैं, पानी क्या होता है हमारा? कलरलेस होता है, पानी का भी कोई रंग नहीं होता। ठीक है, चलिए, एक्सेप्ट फॉर द, लेकिन कुछ को छोड़ के, जैसे कुछ हाइड्रोक्साइड, आयरन यानी कि लोहे और कॉपर के हाइड्रोक्साइड को छोड़ करके बाकी सारे बेस जो हमारे हैं, बाकी सारे क्षारक जो हमारे हैं, क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। अब टेस्ट, टेस्ट क्या होता है? अम्ल का और क्षारक का। हमें पता है जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। आगे बढ़ते हैं टच की तरफ। एसिड का कोई भी टच, यानी कि कोई भी, हम उसको टच करके नहीं बता सकते कि ये एसिड है या नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बेस हमारे होते हैं, क्षारक हमारे जो होते हैं, वो कैसे होते हैं टच करने में? स्लिपरी। स्लिपरी यानी कि साबुन जैसे। ठीक है, जिनमें चिकनाहट होती है कुछ, तो उसे कहा जाता है स्लिपरी। ठीक है, चलिए आगे सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। तो एसिड जो है वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, जबकि बेस जो होते हैं सब बेस आर सॉल्युबल, जबकि कुछ बेस जो है हमारे सॉल्युबल होते हैं, घुलते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें एल्केलाइज बोला जाता है, एल्केली बोला जाता है। ठीक है, उन्हें एल्केली बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एसिड की और बेस के, यानी कि भौतिक गुण उनके होते हैं, वो अब हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि रासायनिक गुण जो होते हैं हमारे अम्ल और क्षारक के। तो यहाँ पर कुछ 5 रासायनिक गुण हैं, तो उनको हम जो है आगे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल, यानी कि अम्ल और क्षारक की धातु के साथ जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद एसिड, यानी कि धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अम्ल के साथ क्या रिएक्शन होती है वो पढ़ेंगे। द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, यानी कि धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्या रिएक्शन होती है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। आगे द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेसिस, यानी कि अधातु की अधातु ऑक्साइड की जो है क्षारक के साथ क्या रिएक्शन होती है वो। और रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस, और एसिड और बेस की रिएक्शन क्या होती है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण भी कहते हैं। उदासीनीकरण भी कहते हैं। यहाँ पर अब हम इन्हें पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके। चलिए, सबसे पहला एसिड एंड बेसिस विद मेटल, यानी कि अम्ल और क्षारक किसके साथ? धातु के साथ क्या रिएक्शन करते हैं। चलिए, द मेटल इन दिस रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एंड एज H2 गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। चलिए, जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, एक सिंपल सी रिएक्शन हमें लिखनी है, ये वाली देखो।
एसिड जब, ये देखो दिख रहा है यहाँ पर, देखो एसिड यानी कि अम्ल, अम्ल जब धातु के साथ रिएक्शन करते हैं यानी कि मेटल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो देते हैं सॉल्ट यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस H2 गैस। ठीक है, तो आपको जो है ये रिएक्शन लिख लेनी है कि अम्ल ठीक है, हाइड्रोजन गैस ये देते हैं। यहाँ पर वही लिखा गया है, जैसे यहाँ पर देखिए हम मैग्नीशियम हमारा एक मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारा क्या है, देखो मैग्नीशियम क्या है हमारा अम्ल, मैग्नीशियम क्या है हमारा एक धातु है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है हमारी एसिड यानी कि अम्ल है। तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो MgCl के साथ जा करके MgCl2 बना रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल रही है, H2 गैस निकल रही है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सिंपल सी रिएक्शन हमारी ये बनती है। तो आपको याद रखना है कि एसिड यानी कि कोई भी अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो वहां पर जो है लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एल्केलाइज यानी कि बेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। एल्केलाई की बातें कर रहे हैं। एल्केलाई अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, कुछ बेस होते हैं यानी कुछ क्षारक, ऐसे क्षारक होते हैं जो घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो जो घुलनशील होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एल्केलाइज बोला जाता है। लेकिन है क्या वो एल्केलाइज, यानी कि है वो बेस यानी कि क्षारक ही है, लेकिन कैसे क्षारक हैं, जो घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए तो एल्केलाइज की बात कर रहे हैं जब, तो जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखो यहाँ पर रहा बेस हमारा, यहाँ पर रहा बेस यानी कि क्षारक, धातु के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है लवण और हाइड्रोजन गैस, इस तरीके से। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हमारा क्या है, बेस यानी कि क्षारक है। जिंक हमारा मेटल है, ठीक है। तो क्या बना दिया इसमें, Na2ZnO2 ये बना दिया सॉलिड में और हाइड्रोजन गैस में। अच्छा ये जो S लिखा है, ठीक है, S का मतलब क्या है, एस का मतलब है सॉलिड, ठीक है, एस का मतलब है सॉलिड, और जी लिखा है, जी का मतलब है गैस, और ए का मतलब क्या है, एल्केलाई, ए का मतलब क्या है, एल्केलाई। ठीक है, चलिए तो आप इसे अब नोट कर लीजिए अच्छे से। एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है, बेस के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बेस के साथ भी रिएक्शन होता है तो सेम चीजें जो है बनती हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से बनती हैं। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या बना हमारा, ठीक है, सोडियम जिंकेट हम जिसे बोलते हैं, सोडियम जिंकेट ये रहा हमारा, इस तरीके से ये हुआ। अब आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था हमारा एक्वस, AQ, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए तो ये अब आपने नोट कर लिया होगा, यानी कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया कि धातु के साथ एसिड और बेस क्या अभिक्रिया देते हैं। धातु के साथ जो हमारे एसिड और बेस होते हैं वो दोनों ही लवण और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेटल कार्बन यानी कि धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ एसिड यानी कि अम्ल जो है कैसे अभिक्रिया करते हैं। चलिए तो मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ जब धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब अम्ल के साथ रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है, तो वहां पर जो है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जल जिसे हम कहते हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वहां पर प्रोड्यूस होता है। चलिए जैसे कि यहाँ पर देखो सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया हमने यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो यहाँ पर क्या मिला हमें, सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड मिला।
ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी कि यहाँ पर सॉल्ट हमें मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिला। तो ये सिंपल सी एक रिएक्शन थी, इस तरीके से ये होती है। हाँ, यहाँ पर लिखा है धातु, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट प्लस अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2। ठीक है, जल जिसे हम बोलते हैं। तो आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं या ये लिखे। चलिए, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एट ऑल। अब बेस के साथ कोई रिएक्शन क्यों नहीं है, सिर्फ एसिड के साथ ही क्यों? क्योंकि बेस के साथ जो है मेटल जो कार्बोनेट होते हैं और बाइकार्बोनेट होते हैं, यानी कि धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है बेस के साथ रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, बेस के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते। तो इसको जो है आप ये अपने नोट्स में ये पॉइंट आप लिख लेना। अब आप इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो मेन रिएक्शन है यहाँ पे कि मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या देंगे? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, चलिए तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, जैसे कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl गिव NaCl यानी कि सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। तो इस तरीके से आपने लिख लिया होगा और रिएक्शन भी एक एग्जांपल में लिख ली होगी। अच्छा, इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, दोनों क्या सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर जैसे बाइकार्बोनेट लिखा है, हम यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अब एसिड के साथ यानी कि अम्ल के साथ जो हमारे धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं तो क्या? अच्छा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं जो क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी कि रासायनिक जो रिएक्शंस अभिक्रियाएं होती हैं हमारे एसिड और बेस में, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहली जो रिएक्शन हमने पढ़ी, तो धातु के साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई धातु हो हमारे पास और एसिड और बेस हमारे पास यानी कि अम्ल और क्षारक है, तो धातु के साथ कैसे वो अभिक्रिया देते हैं, पहला हमने वो पढ़ा। दूसरा हमने ये पढ़ा कि जो एसिड और बेस होते हैं वो जो है हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिसे हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, या मेटल कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन वो करते हैं, एसिड और बेस। तो वहां पर हमने सिर्फ एसिड के बारे में पढ़ा क्योंकि बेस उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए, अब तीसरा हमारे पास क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ यानी कि अम्ल के साथ जो है, धातु ऑक्साइड है हमारे, धात्विक ऑक्साइड हम जिसको बोलते हैं, वो अम्ल के साथ कैसे रिएक्शन देते हैं। चलिए, तो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो जो ये मेटेलिक ऑक्साइड हमारी होती है, इनका नेचर क्या होता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनकी जो है क्षारकीय प्रकृति होती है, बट रिएक्ट विद एसिड, लेकिन ये एसिड के साथ रिएक्ट करके लवण और जल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर CaO है, ठीक है, ये हमारा HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा HCl के साथ यानी कि एसिड के साथ, ये ऑक्साइड है ना, ये मेटल ऑक्साइड है, ये हमारी एक मेटल ऑक्साइड है, ये अम्ल के साथ रिएक्शन दे रही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हमारे अम्ल है। यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो, ये बन गया हमारा सॉल्ट और ये आ गया हमारा वाटर यानी कि जल। तो यानी कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन देंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और
जल। तो यहाँ पर जो है हमने 3 रिएक्शंस पढ़ ली हैं इम्पोर्टेंट, तीनों में जो है जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो लगभग सेम है, तो आपको याद करने में ये इजी रहेगा। देखो पहला जब हमने पढ़ा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हमने एसिड और मेटल का रिएक्शन पढ़ा साथ में, तो ये भी क्या दे रहे थे, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे जब हमने पढ़ा यहाँ पर, तो यहाँ पर बायकार्बन यानी कि मेटल बायकार्बोनेट के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ जब हमने रिएक्शन किया एसिड का, तब यहाँ पर भी सेम चीज सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा था। यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा था एक्स्ट्रा। ठीक है, आगे जो हमने मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ पढ़ा, तो यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यानी कि लवण और जल यहाँ पर हमें मिल रहा है। ठीक है, लवण और जल यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको जो है याद करने में ये इजी रहेगा। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक, चलिए तो इस तरीके से आपने ये लिख लिया होगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि मेटल ऑक्साइड यानी कि धातु के ऑक्साइड के साथ जब एसिड यानी कि अम्ल जो है रिएक्शन करता है, तो वहां पर हमें सॉल्ट और वाटर ही देखने को प्रोड्यूस वहां पर होता है, देखने को मिलता है। चलिए, तो ये आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कि नॉन मेटल के साथ, अधातु के साथ या अधात्विक ऑक्साइड के साथ जो है क्षारक का क्या रिएक्शन होती है, क्षारक क्या रिएक्शन देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है। देखो नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड, देखो जो हमारे मेटल ऑक्साइड थे, जब हमने मेटल ऑक्साइड के बारे में पढ़ा था इससे पीछे, तो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या था, बेसिक नेचर था। ठीक है, यानी कि क्षारकीय प्रकृति उनकी होती है। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति के वो होते हैं। ठीक है, कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। लेकिन रिएक्ट किसके साथ करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों रिएक्ट करते हैं, टू न्यूट्रलाइज ईच अदर रिजल्टिंग रिस्पेक्टिव, एक दूसरे के उदासीन कर देते हैं। ठीक है, उनके रिजल्ट को उदासीन करने के लिए एक दूसरे के साथ जो है रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट यानी कि लवण और जल। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हमारा एक नॉन मेटल है, अच्छा ये हमारा एक बेस है, ये हमारा आ गया नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल यानी कि जो कार्बन है वो नॉन मेटल है, ये उसका ऑक्साइड हो गया। यहाँ पर बन गया सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, तो दोनों, जो हमने मेटल पढ़ा और नॉन मेटल पढ़ा, दोनों में सेम चीज प्रोड्यूस हो रही है, दोनों में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ये भी आप जो है इसलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब ये भी आपको समझ आ गया होगा कि नॉन मेटल के साथ कैसे इसका रिएक्शन होता है। अब आगे न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण पढ़ने से पहले पीछे जो हमने 3-4 रिएक्शन पढ़ी है उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि एसिड और बेस, एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार जब धातु के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जब वो धातु के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, वो देते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक, पहला। दूसरा, जब रिएक्शन करते हैं वो धातु के कार्बोनेट के साथ और धातु बायकार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट और धातु बायकार्बोनेट के साथ जब हमारे एसिड रिएक्ट करते हैं, तो क्या देते हैं,
जब हमारे एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, वो देते हैं सॉल्ट यानी कि लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, 3 चीजें देते हैं। ठीक, और बेस के साथ रिएक्शन नहीं होती, हाइड्रोजन कार्बोनेट और जो हमारे मेटल कार्बोनेट हैं उनकी जो है बेस के साथ रिएक्शन नहीं होती। चलिए आगे, जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, देते हैं लवण और जल, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। वहीं जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट करते हैं, यानी कि जब धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल हमारे रिएक्ट करते हैं तो देते हैं लवण और जल। वैसे ही जब अधातु ऑक्साइड के साथ हमारे क्षारक रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो ये भी क्या देते हैं, लवण और जल। फिर इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन अब हम पढ़ेंगे आगे। चलिए अब न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जो हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए, तो ये रिएक्शन क्या होती है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हमारा एक साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, तो वहां पर उदासीनीकरण रिएक्शन होती है और उससे बनता क्या है, सॉल्ट और वाटर, यानी कि लवण और जल वहां पर बनता है। तो इजी सी चीज है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल एसिड, प्रबल अम्ल और स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षारक जब आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं, इस प्रकार जो है ये हमारा एसिड है, ठीक है, और ये हमारा बेस है, जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या देते हैं, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण रिएक्शन ये देते हैं, जिसमें हमें मिलता है जल और लवण। ठीक है, चल, इसी को बोला जा रहा है उदासीनीकरण रिएक्शन। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है यानी कि प्रबल क्षारक है। ठीक है, जब हमने स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, जहां पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि एसिड को जो है 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। वैसे ही हमने क्षारक के बारे में भी पढ़ा था कि क्षारक को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पहले जो हमारे प्रबल क्षारक होते हैं, दूसरे हमारे जो दुर्बल क्षारक होते हैं। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका रिएक्शन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, साथ में मिलेगा हमें सोडियम क्लोराइड यानी कि जो हमारा सॉल्ट होता है, और वाटर, 2 चीजें हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो ये रही इसकी रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर मिल रहा है हमें ये जो सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि लवण प्लस जल। ठीक है, इस तरीके से जो है आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को नोट कर लीजिए। अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगर हमें लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में कभी भी एसिड और बेस यानी कि अम्ल, स्ट्रॉन्ग अम्ल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक हमें दे दिया जाए और बोल दिया इनका रिएक्शन करवाइए, तो जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड और बेस का रिएक्शन कराने से आपको क्या मिलता है, तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट और वाटर, यानी कि नमक और पानी, जिसको हम लवण और जल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ज्यादातर आपसे जो है, जब आपका वाइवा होता है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस पार्ट से कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एसिड और बेस को जब मिला दिया जाता है तो क्या बनता है। ठीक है, तो ये जो है आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये डायग्राम भी साथ ही बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने एसिड और बेस के बारे में जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण होते हैं वो हमने पढ़ लिए, रासायनिक प्रॉपर्टीज यानी कि जिसको हम रासायनिक गुण कहते हैं वो भी हमने पढ़ लिया, साथ ही साथ हमने जो है केमिकल रिएक्शंस भी हमने उसमें पढ़ ली।
ठीक है, कि ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। चलिए, तो ये टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स यानी कि जो हमारे सूचक होते हैं। इंडिकेटर किसे कहते हैं हम, सूचक को हम इंडिकेटर कहते हैं। अब सूचक क्या होते हैं, सूचक यानी कि इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें एसिड और बेस बताते हैं, यानी कि जो हमें बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई विलयन है तो उसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारकीय प्रकृति का है। ठीक है, तो जो प्रकृति बताता है उसी को हम सूचक कहते हैं। तो अलग अलग तरह के सूचक हमारे पास होते हैं, कुछ नेचुरल यानी कि प्राकृतिक होते हैं, कुछ सिंथेटिक यानी कि जो लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, कुछ ऑल्फैक्टरी होते हैं। ठीक है, जिनको हम सुगंध से बता सकते हैं। वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के जो है हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला, इंडिकेटर्स टेल वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेसिक बाय चेंजिंग देयर कलर। यानी कि इंडिकेटर जो सूचक होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि जो हमारा पदार्थ है वो एसिडिक है या बेसिक है। यानी कि सूचक हमें बताते हैं, सूचक की मदद से हमें पता चलता है कि जो हमारे पास पदार्थ है या जो हमारे पास विलयन है वो क्या है, वो अम्लीय है या क्षारकीय है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है तीन तरह के इंडिकेटर होते हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर जिसको हम प्राकृतिक इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक, एक सिंथेटिक, सिंथेटिक यानी कि जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है, और तीसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। पहले आप इंडिकेटर की सिर्फ डेफिनेशन लिखिए। चलिए, फिर आप नेचुरल इंडिकेटर हेडिंग डालिए, फिर उसके अंडर हम लिखेंगे। आप नोट कीजिए पहले। चलिए, तो जो सूचक होते हैं वो हमें बताते हैं कि अम्लीय और क्षारीय जो प्रकृति है हमारे पदार्थों की। ठीक है, चलिए, तो पहला हमारा नेचुरल इंडिकेटर, फिर दूसरा है हमारा सिंथेटिक और तीसरा है हमारा ऑल्फैक्टरी। तो ये तीनों इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, और कैसे कैसे जो है ये अलग अलग जो है हमें प्रकृति बताते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। इसे हम डिस्कस करेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आपने जहां तक पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए, और कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अब अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।